बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट पार्ट 1 अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ सबक दहलीज का खुलासा समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताखीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुज़श्ता तमाम असबाक की तरह इस सबक का खुलासा भी हेडिंग्स बनाकर लिखा गया है। आपने पेपर में हेडिंग नहीं बनानी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग बनाना दुरुस्त नहीं है। आपने सिर्फ हेडिंग को अपनी आसानी और अपनी याद दहानी के लिए जहन में रखना है। पेपर में आपने हेडिंग नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ आप ये पैराग्राफ लिखेंगे और इसी तरह आपका खुलासा मुकम्मल होगा। तो आइए अब लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबक का आगाज़ अहमद अली नामी एक कारोबारी शख्स से होता है जो शहर में एक नया और बड़ा प्लाज़ा बनाने का ख्वाहिशमंद है। इस प्लाज़े में सिनेमा बनाने का इरादा भी शामिल है, लेकिन उसके लिए उसे एक पुराना मकान भी ख़रीदना ज़रूरी है। ये मकान अहमद अली के रिश्ते के भाई फ़कीर हुसैन का है। अहमद अली उसे मुख्तलिफ बहानों, लालचों और तजावीज़ के ज़रिए राज़ी करने की कोशिश करता है कि वो अपना मकान बेच दे, लेकिन फ़कीर हुसैन इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने आबाई घर से जज्बाती वाबस्तगी रखता है। अगली हेडिंग देखें, आबिद की ज़बरदस्ती और ख़ानदान की परेशानी। आबिद जो है वो अहमद अली का बेटा है और इस पस मंज़र में आप ये पैराग्राफ समझें। अहमद अली का बेटा आबिद बाप के मकसद को पूरा करने के लिए ताकत और धौंस का सहारा लेता है। वो फ़कीर हुसैन और उसके ख़ानदान को परेशान करने लगता है। फ़कीर हुसैन का बेटा अख्तर और बेटी सईदा इस दबाव से परेशान हैं, लेकिन वो उसूलों पर कायम रहते हैं। अगली हेडिंग देखिए, रफ़ीक का किरदार। अख्तर का एक पुराना दोस्त रफ़ीक है जो बज़ाहिर एक सख्त, जाहिल और जराइम पेशा शख्स है, लेकिन अंदर से वो एक हसास और ज़मीर वाला इंसान है। वो अख्तर की मदद करता है और आबिद जैसे लोगों का मुकाबला करता है। वो मुआशरती मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करता है, अगरचे उसका अंदाज सख्त और गैर रिवायती होता है। अगली हेडिंग, सरदार जहांगीर का अंजाम। दास्तान में एक और अहम किरदार सरदार जहांगीर है जो एक जागीरदार है और अपने ताकत के नशे में दूसरों पर जुल्म करता है, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा करता है, लेकिन कुदरत उसे माफ़ नहीं करती। एक दिन उसकी हवेली में आग लग जाती है और वो जल कर हलाक हो जाता है। इस वाक़े से ये पैगाम मिलता है कि जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती और आखिरकार इंसाफ होता है। अगली हेडिंग देखें, रफ़ीक की पुलिस को गिरफ्तारी पर आमादगी। जहांगीर की मौत के बाद रफ़ीक के अंदर एक गहरी तब्दीली जन्म लेती है। वो अपने माजी को याद करके शर्मिंदा होता है। वो महसूस करता है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने जराइम का एतराफ़ करे और कानून के आगे ख़ुद को पेश करे। वो अपने दोस्तों अख्तर, सईदा और सलामत से कहता है कि अब वो मज़ीद ये डेरा नहीं चलाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके हाथ साफ नहीं हैं। रफ़ीक की खुद एहतसाबी। रफ़ीक कानून तोड़ने का इकरार करता है और कहता है कि जब तक वो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा न करे, तब तक वो खुद को एक शरीफ इंसान कहलाने के लायक नहीं समझता। सलामत उसे रोकता है। सलामत रफ़ीक का राइट हैंड है, उसके हर जुर्म में उसका साथ देता है, उसका दोस्त है। तो वो सलामत उसे रोकता है और दलील देता है कि इन गलत कामों में रफ़ीक की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, वो हालात का शिकार था। लेकिन रफ़ीक बड़ी संजीदगी से कहता है कि चाहे जो भी हो, कानून तो उसने तोड़ा था, नुकसान तो दूसरों को पहुंचा था। अगली हेडिंग, ख़ानदानों में सुलह और ताल्लुकात में बेहतरी। दूसरी जानिब अहमद अली, जो कि शुरू में हम जिसके बारे में पढ़े कि जो एक प्लाज़ा बनाना चाहता है और फ़कीर हुसैन का घर ख़रीदना चाहता है, वो बीमार हो जाता है। फ़कीर हुसैन खुलूस और इंसानियत का मुज़ाहिरा करते हुए इसकी खिदमत करता है। इस जज्बे से दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो रंजिशें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। हालात बेहतर होते हैं तो अहमद अली ये ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि उसका दूसरा बेटा खालिद फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा से शादी करे। खालिद और सईदा एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन एक नया मोड़ तब आता है जब सईदा उस रिश्ते से इनकार कर देती है। अगली हेडिंग, सईदा का फैसला। सईदा ये ऐलान करती है कि वो रफ़ीक की अखलाकी तब्दीली और सच्चे इरादों से मुतासिर होकर उसका सहारा बनना चाहती है। वो समझती है कि रफ़ीक का माजी अगरचे दागदार है, मगर उसका हाल और इरादा नेक है। इसका फ़ैसला सिर्फ हमदर्दी नहीं बल्कि एहसास ज़िम्मेदारी और इंसाफ पर मबनी है। फ़कीर हुसैन, जो पहले हैरान होता है, आखिरकार बेटी के जज्बे की कदर करता है और उसके फ़ैसले को सराहता है और उससे मुत्तफ़िक हो जाता है कि सईदा की शादी रफ़ीक से कर दी जाए। और आखिरी हेडिंग मुलाहिज़ा कीजिए, फ़कीर हुसैन की नसीहत। फ़कीर हुसैन सईदा से कहता है कि अगर उसने रफ़ीक को सहारा देने का फ़ैसला कर लिया है तो कभी ये उसे एहसास न दिलाए कि ये एहसान है, क्योंकि एहसान जताने से नेकी की कदर और उसकी बरकत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। सईदा शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है
کہ ابا جان مجھے اس طرح آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال باپ اس کی بات مان لیتا ہے، یہ شرمندہ ہو کر معافی مانگتی ہے اور باپ کے گلے لگ جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا سبق دہلیز کا خلاصہ پڑھا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی اسباق کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔